तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि मॉड्यूल आखिरी है 11th की बायोलॉजी की एनसीईआरटी का। और उसका आज हम देखने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर, जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। मोस्टली हम इसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो बात करेंगे वो करेंगे ह्यूमंस की, ह्यूमन के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की बातें करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर का हमें इसमें ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ ह्यूमन का ही मेन ध्यान रखना है। तो क्लास 11 का ये लास्ट मॉड्यूल ह्यूमन फिजियोलॉजी, उसका फर्स्ट चैप्टर है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन। इसके आगे भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिसके आगे के चैप्टर से लिंक है, जो ब्रीदिंग एंड एब्जॉर्ब, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्लड वेसल्स वाला जो चैप्टर ह्यूमन हार्ट वाला, सबसे इसमें जो है कनेक्टेड है। लेकिन हाँ, इसमें हमसे बेसिकली बात करेंगे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि हमको कौन कौन से इसमें हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आने वाली है वो आने वाली है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। कि हमारा जो हमने खाना खाया वो कैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होएगा, उसे कैसे कैसे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो प्रोसेसेस ऑफ डाइजेशन, फिर इसमें हम देखेंगे कि कैसे वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने वाला है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, कैसे हमारी बॉडी में हमने जो खाना खाया जब वो डाइजेस्ट हो गया तो अब वो एब्जॉर्ब कैसे होने वाला है हमारी बॉडी में, वो देखेंगे। डाइजेशन का प्रोसेस देखेंगे, एब्जॉर्प्शन देखेंगे। फिर इसमें थर्ड जो ऑप्शन आने वाला है वो है एसिमिलेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड। जो हमारा बॉडी फूड डाइजेस्ट कर रहा है उसे ही एब्जॉर्ब कर रहा है, और उसी एब्जॉर्ब फूड को जब हम एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं वो होता है उसका एसिमिलेशन। तो डाइजेशन देखने वाले हैं, एब्जॉर्प्शन देखने वाले हैं और एसिमिलेशन देखने वाले हैं। और इस चैप्टर के एंड में इसमें है इससे जुड़ी हुई कुछ डिजीजेस डिजीजेस related to digestion। तो सबसे पहले इसमें हम देखने वाले प्रोसेस क्या है डाइजेशन का, किस किस तरीकों से होता है। एब्जॉर्प्शन क्या है, कैसे एब्जॉर्ब होएगा डाइजेस्टेड फूड, कैसे ये एब्जॉर्ब्ड फूड एसिमिलेट होएगा, एनर्जी में कन्वर्ट होएगा हमारी बॉडी में, और एट द एंड इससे जुड़ी हमारे पास क्या क्या डिसीजेज आएंगे। तो सबसे पहले आप पूछोगे कि सर ये डाइजेशन होता क्या है, हम ये डाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो व्हाई वी नीड दिस डाइजेस्टिव सिस्टम एंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। प्रोसेस समझते हैं पहले। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल हूँ, इस बड़े मॉलिक्यूल के अंदर स्मॉलर स्मॉलर कुछ ना कुछ पार्ट्स हैं, लेकिन ये है उस बड़े मॉलिक्यूल के अंदर ही। तो अब मैं इसको नाम दे देता हूँ, जो कि है बायो मैक्रो, थोड़ा सा दोबारा करते हैं, इसमें लिख देते हैं इतना ही। ये है बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल देख सकते हो कितना बड़ा है, हमने ये खाया है, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। तो ये होल थिंग इट इज इन आवर बॉडी, इट इज नॉट एब्जॉर्बेबल। ये एनसीईआरटी की लाइन में लिखा है इट इज नॉट एब्जॉर्बेबल। अब ये नॉट एब्जॉर्बेबल को आप कैसे कह सकते हो कि ये नॉट एब्जॉर्बेबल का मतलब क्या होता है सर। नॉट एब्जॉर्बेबल मतलब कि हम इसको अपनी बॉडी में डायरेक्टली डाइजेस्ट करके इसको हम एसिमिलेशन यानी अपनी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमारी बॉडी इतनी कैपेबल नहीं है कि हाँ इस पूरे फूड को ले और उसको एसिमिलेट कर दे डायरेक्ट। तो इसको जो है हमें तोड़ना पड़ता है। तो अब लेट सपोज कि हाँ ये आगे हुआ है इधर, यहाँ पर इसके साथ क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। इसके अंदर डाइजेशन प्रोसेस पूरा लगा, धीरे धीरे जो भी हमारी बॉडी में हम प्रोसेसेस आगे पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद ये जाके कहाँ कन्वर्ट हो गया इसमें, ये यहाँ पर स्मॉलर 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 स्मॉलर
पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया। ये पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, जो कि अब हमारी बॉडी में एक, ये अब यहाँ जो आया, ये हमारी बॉडी में एक एब्जॉर्बेबल फूड पार्टिकल है। तो इतना बड़ा था स्टार्टिंग, प्रोसेस हुआ डाइजेशन का, प्रोसेस के बाद ये बन के आया हमारे पास, जो कि अब एक एब्जॉर्बेबल फूड पार्टिकल है। तो इसके बाद अब इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखें कि व्हाई वी नीड डाइजेशन या व्हाई वी नीड अ डाइजेस्टिव सिस्टम, व्हाट इज द प्रोसेस, क्या हम कह सकते हैं व्हाट इज द नीड ऑफ डाइजेशन इन आवर बॉडी। तो उस डेफिनेशन को अब हम लिखें अगर कि व्हाई वी नीड डाइजेशन, ये क्वेश्चन अगर आया तो इसका आंसर अब हम जो लिखेंगे, तो आप ध्यान से देखें जरा एक बार। द कन्वर्जन ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल फूड, जो कि अभी हमने पीछे डायग्राम में भी देखा, द कन्वर्जन ऑफ नॉन एब्जॉर्बेबल फूड इनटू एब्जॉर्बेबल फूड, द कन्वर्जन ऑफ नॉन absorbable food into absorbable food is called a process known as digestion। तो एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम एक, इसमें आप हाइलाइटेड पॉइंट्स देखिएगा, नॉन एब्जॉर्बेबल फूड कन्वर्ट होता है किसमें, एब्जॉर्बेबल फूड में। ये प्रोसेस क्या हो जाता है, डाइजेशन। अब डाइजेशन के प्रोसेसेस क्या हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, तो अब डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे। तो आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा अपनी कॉपी में, आगे करते हुए कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहला इसमें होता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही इससे जुड़े होते हैं इसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल के अंडर ही आते हैं इसके एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो ये है। इसके बाद आगे आने वाला है इस स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में। तो यहाँ पे आपको एक एलिमेंट्री कैनाल दिख रही होगी, यहाँ पे मैंने इनका जो वो है नेम्स वो नहीं है, मैंने इनको जो है लेबल नहीं कराया। क्यों? क्योंकि मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ अपने तरीके से क्या होता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, उसको हम बाद में फिलअप करेंगे, आप उसको फिर शायद खुद भी फिलअप कर सकते हैं, और उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग भी है जो कि आप इसको देखने के बाद इसमें फिलअप कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लेट सपोज करते हैं कि ये हमारा नोज है, ये हमारा माउथ है, ये हमारा नोज है, ये हमारा माउथ है। नोज की यहाँ ओपनिंग है, ये माउथ यहाँ है। माउथ में इधर ओरल कैविटी होगी वगैरह वगैरह सब जुड़ा होगा। नोज से यहाँ पर आगे एक ओपनिंग निकल जाएगी जिसको हम बोल देंगे, यहाँ पर इसको अब हम अलग करने वाले हैं, अलग से डिनोट करने वाले हैं। इसको अब हम बोल देंगे नोज से आगे जाएगा ये विंड पाइप में, विंड पाइप। और यहाँ से ये जो आने वाला है इसको हम कहते हैं
फूड पाइप। अच्छा, अब विंड पाइप और फूड पाइप, इनके अलग अलग ओपनिंग्स हैं, जिसको इधर आती है, जिसको हमने बोलते हैं इसमें गलेट, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, GULLET, गलेट इसका प्रोनाउंसिएशन, इसकी स्पेलिंग। और माउथ की जो फूड पाइप में जो ओपनिंग जाती है उसको हम कहते हैं ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस और गलेट के ऊपर एक यहाँ पर लीफ लाइक का स्ट्रक्चर है, इसका नाम हमने दिया है इसमें बायोलॉजी ने एपीग्लॉटिस। तो फिलहाल इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा, एपीग्लॉटिस। लाइक अगर ये हमारा विंड पाइप और ये हमारा फूड पाइप, ये ऐसे हैं, ये एक दूसरे के आगे पीछे ऐसे लगे होते हैं, तो अगर एपीग्लॉटिस जो होता है वो गलेट और ग्लॉटिस जो कि इनकी ओपनिंग है इनको कवर करके रखता है। जब आप खाना खा रहे हैं तो ये विंड पाइप को कवर करके रखेगा, गलेट को बंद रखेगा, फूड सारा फूड पाइप में जाएगा। अगर आप सांस ले रहे हैं या आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसमें आपको लगातार सांस लेनी पड़ जा रही है, तो वो ग्लॉटिस को बंद रखेगा, गलेट को ओपन रखेगा, एपीग्लॉटिस गलेट के ऊपर से हट जाएगा। तो इसलिए आपको कहते हैं कि आपको खाना खाते हुए बात नहीं करनी चाहिए, क्यों? क्योंकि एपीग्लॉटिस कंफ्यूज हो जाता है कि उसको करना क्या है, कि वो ग्लॉटिस को बंद करे या गलेट को बंद करे, और इसी वजह से कभी कभी कंफ्यूजन में खाना आपके विंड पाइप में भी चला जाता है। तो विंड पाइप को हम आगे देखेंगे, इसके आगे का जो फर्दर होने वाला है वो नेक्स्ट चैप्टर में होने वाला है, जहाँ पे हम इसको जो है और अच्छे से डिटेल वाइज स्टडी करेंगे। फिलहाल हम इससे आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे अब हम इसको शो करने वाले हैं कि अब ये चल रहा है, ये फूड पाइप है। फूड पाइप को इसमें जो नाम दिया है वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस, ओ ईसोफेगस, ओ साइलेंट है, यहाँ पर आया। अब यहाँ से शुरू होएगा इसका आगे का काम, जिसको हम बोलते हैं स्टमक। स्टमक एक ये बीन शेप लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसको मैं यूं दिखाऊंगा ऐसे करके, ऐसे। अब यहाँ पर अब आप नोटिस करोगे, अब यहाँ पर एक बीच में एक हमारे पास एक स्फिंक्टर आने वाला है, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। स्फिंक्टर की स्पेलिंग पे आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत गलत होती है ज़्यादातर टाइम बच्चों से जो पहली बार सुन रहे होते हैं स्फिंक्टर शब्द। स्फिंक्टर मतलब होता है एक ढक्कन जो कि बंद और खोलने का काम करेगा जब जब इसको ज़रूरत होएगी इसकी। तो फिलहाल इतना समझ में आप आ गए होंगे कि माउथ, नोज, गलेट, ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस, विंड पाइप। आगे हम देखेंगे इसको फूड और इसोफेगस, और यहाँ पर एक स्फिंक्टर जो कि लीड करता है फूड को इसमें जाने का। इसके अंदर फर्दर हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक क्यों नाम दिया? क्योंकि ये हार्ट के पास होता है। फंडिक के अंदर HCl सिक्रीट होता है, और वहां पर मोस्ट ऑफ द मैस्टिकेशन होता है, मोस्ट ऑफ द काम होता है फूड का, जो कि HCl करता है। पाइलोरिक से आगे जाता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी हम यहाँ से शुरू करे थे, यहाँ से शुरू करे थे, यहाँ से, और यहाँ से हमने अभी शुरू करा, हम यहाँ तक पहुँच गए, ये वाला पार्ट। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं इसको अंडू करूँ, तो अगर आप यहाँ पर देखना चाहें तो ये इसका कार्डियक पोर्शन, ये इसका फंडिक पोर्शन, और ये इसका पाइलोरिक पोर्शन। तो पाइलोरिक पोर्शन से आप देखें कि यहाँ से अभी जो पाइप जा रहा है वापस, ये इसको कहाँ लेकर जाने वाला है? इन स्मॉल इंटेस्टाइन में घुमाने वाला है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में घूमने वाले हैं। अब इसके आगे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के लिए कलर चेंज करते हैं, वापस से इसमें हम रेड में चलते हैं, रेड में। अब पाइलोरिक स्फिंक्टर से आगे यहाँ पर ये आएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पर हमको अलग अलग जो है कन्वेंशंस गिवन है साइंस की तरफ से, बॉडी के अंदर जो कि प्रेजेंट होता है, इसको हमें देखना है। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर और इसके बीच में भी एक पॉइंट आता है स्फिंक्टर, जैसे यहाँ पर गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर था, ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट स्फिंक्टर है जिसको आपको रिमाइंड करके रखना पड़ेगा अपने पास, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। सेम एक स्फिंक्टर यहाँ आने वाला है, यहाँ पर भी एक ओपनिंग होने वाली है हमारे पास, जो कि तभी ओपन होएगा जब
पाइलोरिक स्फिंक्टर में खाना आ चुका है HCl से HCl के प्रोसेस के बाद। इसको अब हम बोलते हैं पाइलोरिक रीजन के पास है, तो इसको हमने सिंपल नाम दिया है पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो एक पाइलोरिक स्फिंक्टर हमारे पास अब यहाँ गिवन हो चुका है। अब पाइलोरिक स्फिंक्टर से आगे जाएगा। अब आगे हमारे पास इसमें अलग अलग पोर्शंस हैं हमारे पास गिवन, जिसको हमने 3 नाम दिए हैं, बायोलॉजी के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है डिओडेनम, जेजेनम और इलियम। 3 पोर्शन में हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड है। डिओडेनम सबसे पास वाला है, लाइक ये जो एरिया है, ये जो एरिया हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये हमारे पास गिवन है डुओडेनम। तो मैं इसको डी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ डुओडेनम को। फिर एक जे शेप लॉन्ग सेल है, जे शेप लॉन्ग ट्यूब है, जो कि जे शेप में यहाँ पर होने वाली है ज़्यादातर जगहों पर, उसको नाम दिया इन्होंने जेजेनम। और फिर एक सुपरली कॉइल्ड, अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि अगर मैं इसको मिटाऊं और यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर सुपरली कॉइल्ड एक रीजन हमारे पास गिवन है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो जो सुपरली कॉइल्ड रीजन है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको इन्होंने नाम दिया है इलियम। इसको हम अगले पेज पे जो है अच्छे से लिख देंगे कि इसकी स्पेलिंग क्या है, आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। फिर यहाँ से हमारे पास शुरू होने वाला है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके पास भी एक वाल्व प्रेजेंट है, आप कह सकते हैं स्फिंक्टर प्रेजेंट है। अगर मैं उस स्फिंक्टर को यहाँ बनाऊं तो उस स्फिंक्टर का हमारे पास नाम क्या है, इलियोथिकल वाल्व। इसमें आप ईसोफेगस के साथ इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग है। और ये ईसोफेगस इलियोसिकल वॉल्व जो कि यहाँ प्रेजेंट होने वाली है, इसमें आप देख लीजिएगा, यहाँ पर एनसीईआरटी में आपको गिवन मिलेगा। इसके बाद आता है इसका सीकम पार्ट। तो ये जो पार्ट होता है इसका, इसको हम कहते हैं सीकम, CAICUM, सीकम। सीकम से रिलेटेड यहाँ पर आपको एक छोटा सा पार्ट दिखेगा जो कि बिल्कुल भी इससे अलग है। इसका नाम मैं इसको यही बता देता हूँ, इसका नाम है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक विशरल ऑर्गन है हमारी बॉडी में, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि डाइजेस्टेड फूड जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ रहा है, वो कभी कभी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में भी घुस जाता है, जो कि बहुत पेनफुल प्रोसेस है। फिर डॉक्टर को और कुछ नहीं होता कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स काटना पड़ता है, सर्जिकल रिमूवल से हम इसको आगे कर सकते हैं। तो सीकम हो गया। इसके बाद अब आप देखेंगे इसके आगे का, यहाँ पर मेरे पास इसमें अब जगह नहीं है, तो मैं इसको जो है इसी डायग्राम में बताऊंगा बाकी की चीजें जो हैं। कि कोलोन शुरू हो रहा है। अब इस कोलोन को इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड करा है, जो कि यहाँ पर बता सकते हैं। कोलोन जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि होने वाले हैं। सबसे पहला असेंडिंग कोलोन, असेंड, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, डिसेंड से दिखाएंगे इसको, और आखिरी होने वाला है हमारे पास सिग्मोइड। इन 4 तरीके से हमारे पास कोलोन इसमें जो है प्रेजेंट है। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। कोलोन जो होते हैं असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, एनसीईआरटी के लाइंस में गिवन है। तो असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और यहाँ पर एक एट द एंड पॉइंट दिखता है, ये एस शेप्ड, ये एस शेप जो बना रहा होता है, ये होता है हमारे पास सिग्मोइड कोलोन। मतलब ये डिसेंडिंग कोलोन, ये ट्रांसवर्स कोलोन, ये असेंडिंग कोलोन, और ये सिग्मोइड कोलोन। और एट द एंड हमारे पास जो पॉइंट बच जाता है एनल रीजन से पहले, उसको हम बोलते हैं रेक्टम, ये लास्ट। तो ये होल हमारे पास गिवन है एलिमेंट्री कैनाल। कहाँ से शुरू होता है, शुरू कहाँ से होता है, शुरू होने वाला है ये हमारा नोज और माउथ से, जाने वाला है हमारा रेक्टम तक। ये फुल इसका प्रोसेस है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे भी कंप्लीट करना चाहूँ, लेबलिंग ना करूँ, तो ये कोलोन दिखाने के बाद, सिग्मोइड कोलोन दिखाने के बाद, ये यहाँ रेक्टम पे खत्म हो जाता है। ये हमारा होल डायग्राम है जो हमने खुद समझाया। अब आप इसको जो है एनसीईआरटी के देखने के अलावा भी आप इसको जो कर सकते हैं। लिवर और पैनक्रियास इसमें मैंने शो नहीं करे। इसके आगे अब हम जाने वाले हैं, इसके आगे हम देखने वाले जो हमने पहले स्टार्टिंग करा है कि
हमारे पास जो माउथ है वो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट पोर्शन है हमारे पास माउथ। तो हम माउथ को थोड़ा और डिटेल स्टडी करने वाले हैं। माउथ और बक्कल कैविटी। अब माउथ क्या होता है, व्हाट इज द यूज ऑफ माउथ? माउथ और बक्कल कैविटी is used for mastication of food। फर्स्ट पॉइंट जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है कि बक्कल कैविटी किस लिए काम आती है, मैस्टिकेशन में काम आती है हमारे फूड की। मैस्टिकेशन ये बहुत अच्छे से लिखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर मैस्टिकेशन। अब आप पूछोगे कि सर ये मैस्टिकेशन का मतलब क्या होता है, हम ये मैस्टिकेशन है क्या पहली बार सुन रहे हैं? मैस्टिकेशन, मैस्टिकेशन मतलब मोस्ट ऑफ द churning movements को इन्होंने नाम दे दिया साइंटिफिक टर्म्स में मैस्टिकेशन। जो चर्निंग मूवमेंट है हमारे बॉडी की या हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, जो चर्निंग मूवमेंट है जो हमारे दांत जो है वो परफॉर्म करेंगे, इसको हम कहते हैं मैस्टिकेशन। तो माउथ का या बक्कल कैविटी का हमारे इसमें ये रोल है। तो इसके आगे हमारे पास दिया हुआ टाइप ऑफ डेंटिशन। अब हमारे पास अलग अलग टाइप का डेंटिशन प्रेजेंट है और ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा तीन तरीके से हम बता सकते हैं कि तीन तरीके से हमारे पास डेंटिशन प्रेजेंट है। तो सबसे पहला जो एनसीईआरटी का टर्म है वो है थीकोडोंट। थीकोडोंट मीन्स ऑल teeth are present or embedded inside jawbone। तो हमारी जो टीथ्स हैं वो सारे टीथ जो है वो प्रेजेंट हैं या एम्बेडेड हैं किसमें, इनसाइड। यहाँ पर एक और पॉइंट आएगा, इनसाइड द सॉकेट्स ऑफ जॉबोन। तो हमारे जो टीथ्स हैं वो प्रेजेंट हैं जॉ बोन के जो सॉकेट्स बने हुए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि ये हमारा अगर डेंटिशन है, तो जो हमारे टीथ्स हैं, वो एक जॉ बोन का एक सॉकेट पूरा तैयार करके दिया है हमको गॉड ने, जिसमें ये पहले से फिक्स रहेंगे। डायफायोडोंट, ह्यूमन में इसके पूरे लाइफ टाइम में दो टाइप से टीथ्स आते हैं। डायफायोडोंट मीन्स टीथ्स which comes for 2 times in whole लाइफ टाइम। एज इट इज अगर आपको डेफिनेशन पूछी जाती है 1 मार्क में, 2 मार्क में, तो आप एज इट इज लिख देंगे बिना कोई दिक्कत के, किसी दिक्कत के नहीं है। तो डायफायोडोंट में हमारे पास दो टाइप का आता है कि किस किस तरह के होते हैं। पहले इनका नाम दिया है टेम्पररी और डेसिडुअस टीथ्स। दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ्स। तो ये हो गए टेम्पररी और डेसिडुअस टीथ, ये हो गए परमानेंट टीथ। तो आप पूछेंगे कि टेम्पररी और डेसिडुअस टीथ हमारे पास होते कौन कौन से हैं। तो टेम्पररी और डेसिडुअस टीथ्स में परमानेंट टीथ तो सारी हो गए, तो टेम्पररी और डेसिडुअस टीथ्स हमारे पास कौन कौन से प्रेजेंट हैं हम वो आपको बता देते हैं। अभी आगे उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जो कि होते हैं हमारे लास्ट मोलर्स और प्री मोलर्स। हमारे पास ये टेम्पररी और डेसिडुअस टीथ्स प्रेजेंट होते हैं। अब होते हैं हमारे पास हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट क्या होता है? तो अब हेटेरोडोंट को हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। हेटेरोडोंट,
हेट्रोडॉन्ट का मीनिंग क्या होता है? ह्यूमंस हैव 4 different type of teeth. तो ह्यूमन के पास 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ जो है वो प्रेजेंट है। तो हमारे पास 3 टाइप का डेंटिशन प्रेजेंट है हमारी एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है फॉर ह्यूमंस। ह्यूमंस की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है। टीकोडोंट आप समझ गए होंगे कि जो टीथ है वो सॉकेट्स में प्रेजेंट है, एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया। डाइफाइडोंट मतलब टीथ जो होते हैं हमारी बॉडी, हमारे होल लाइफ टाइम में 2 बार हमको देखने को मिलते हैं हमारे लिए, जो कि इसमें से लास्ट मोलर्स और प्री मोलर्स जो है वो लाइफ में एक टाइम आते हैं इन अडल्ट एज, और परमानेंट टीथ सिर्फ इन अडल्ट एज आते हैं। टेम्परेरी डेसिडुअस टीथ 2 बार आते हैं। ये हमारे पास एक प्रेजेंट हो गया। अब इसमें आप देखेंगे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया जिसमें आपको जो है सारे दांत जो अलग अलग कलर के दिख रहे होंगे। तो ये हमारे को टाइप ऑफ टीथ बताता है, जो कि जो इस लास्ट पॉइंट को कवर अप करेगा कि हेट्रोडॉन्ट क्यों है हमारा डेंटिशन। तो हेट्रोडॉन्ट क्यों है आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग काम के लिए अलग अलग टाइप के दांत प्रेजेंट हैं। ये लोअर जो मैंने पूरा दिखाया है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे डेंटल फॉर्मूला भी क्या होगा साथ साथ, और टंग के बारे में भी इसमें हम बताएंगे। आज का हमारा लास्ट पोर्शन होने वाला है। तो हमारे पास मोलर्स प्रेजेंट है, प्री मोलर्स प्रेजेंट है, कैनाइन्स प्रेजेंट है और इंसीजर्स प्रेजेंट है। तो इसमें से जो मैंने आपको बताया कि हमारे पास प्री मोलर्स जो होते हैं वो हमारे पास टेम्परेरी मतलब जो 2 बार आते हैं, और हमारे पास मोलर्स में ये जो लास्ट मोलर है जिसको हम कहते हैं अक्कलदार, जो हम किसी में निकलती है किसी में नहीं निकलती है, जरूरी नहीं कि हाँ हर बार निकले ही निकले। तो हमारे पास जो अब यहाँ पर डेंटल फॉर्मूला गिवन है, हमारे पास डेंटल फॉर्मूला में 2 देखना पड़ेगा। फॉर चिल्ड्रंस फॉर चिल्ड्रंस जो कि होने वाला है 2102/2102, और दूसरा होने वाला है फॉर अडल्ट। एडल्ट्स के लिए जो फॉर्मूला मेरे पास होने वाला है 2123/2123। तो 2102 कैसे है और 2123 कैसे हैं ये आपको बताते हैं। 2 इंसीजर, ये इसको अगर मैं हाफ में डिवाइड कर दूं यहाँ से, ये हाफ देख रहा हूँ मतलब मैं दांत देख रहा हूँ ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 दांत में देख रहा हूँ। 8 इधर 8 उधर, 8 ऊपर वाले इसमें और 8 इसमें, तो 8। तो ये आप ऐसे कर सकते हैं इनको डिवाइड, 8 8 16 16 24 और 32। तो दो यहाँ पर इंसीजर्स प्रेजेंट हैं, अलग पेन से दिखाते हैं इसको, शो करते हैं, इन ले लेते हैं। 2 यहाँ पर इंसीजर्स प्रेजेंट हैं, एक यहाँ पर कैनाइन प्रेजेंट है। 0 जैसे बताया कि बच्चों में ये दांत नहीं होते प्री मोलर्स, ये हमारे पास चिल्ड्रन में एब्सेंट हैं। और 2 हमारे पास ये 2 होते हैं हमारे पास मोलर्स प्रेजेंट, और लास्ट मोलर भी इसमें एब्सेंट होता है। बात करते हैं एडल्ट्स की। एडल्ट्स में वापस से इसको क्लीन करते हैं। एडल्ट्स में 2 हमारे पास इंसीजर्स प्रेजेंट है, एक हमारे पास कैनाइन प्रेजेंट है, 2 हमारे पास प्रेजेंट है यहाँ पर ये प्री मोलर्स, और 3 हमारे पास प्रेजेंट है मोलर्स। जरूरी नहीं है कि ये लास्ट वाला मोलर निकले ही निकले। जैसे मैं अपना केस बताऊँ तो मेरे पास तो नहीं, तो मेरे पास तो अब भी मेरा जो डेंटल फॉर्मूला है मैं अपने लिए इस्तेमाल करूंगा 21222122। बट हम जनरली 2123 ही लेंगे। मैं ये अपने लिए अलग से नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि मैं हूँ कौन? जो साइंस ने बोला वो हमको करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं टंग की। यहाँ पे एक टंग भी होती है प्रेजेंट, ये रही हमारी प्यारी सी टंग। हाईलाइट भी कर देते हैं, अच्छा रहेगा दिखने में, ठीक लगेगा। या इसको अगर हम टंग को बोले तो चलो इसको हम रेड कर पिंक कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा टंग दिखने। तो हमारे पास टंग जो प्रेजेंट है, अब मैं जो है ये थोड़ा सा और साइड वाइज लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को टंग भी इसी पेज पर समझाना है आपको। फिर हमारे पास डेंटिशन वाला काम खत्म हो जाएगा शायद अगली बारी में, आगे का चीज़ों। तो चाइल्ड वाला
2102 और 2102 और अडल्ट वाला 2123 2123। तो ये काम हमारे पास खत्म। अब फाइनल हम देखने वाले हैं टंग क्या होती है, टंग में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। तो टंग के कुछ कुछ पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। टंग मस्कुलर ऑर्गन हमारी बॉडी में इसको डिफाइन करा है। अब आप पूछोगे कि टंग हमारी बॉडी में जुड़ती कैसे है। अटैच्ड टू लोअर जॉ with the help of with the help of एक यहाँ पर हमारे पास टर्म आने वाली, अलग से कलर को इसको हाईलाइट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं फ्रैनुलम, FRANULUM, फ्रैनुलम। और फिर वापस से इसका थर्ड पॉइंट जो आता है हमारे पास, इनके पास जो इसका अपर सरफेस होता है, जो ये वाला इसका पूरा सरफेस है, ये जो अपर सरफेस है टंग का हमारी, इस पे हमारे पास पेपिला प्रेजेंट होते हैं। पहली बात तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने एक अलग से टर्म लिखा हुआ है, टंग को डिफाइन करते हैं लिंगुआ। तो लिंगुआ आपको याद रखना है, लिंगुआ एक टर्म डिफाइन होता है टंग के लिए साइंस में। तो अगर आपको कभी क्वेश्चन में लिंगुआ गिवन हो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वो टंग की ही बात कर रहा है। तो यहाँ पर जो इसका लास्ट और थर्ड पॉइंट बचा हुआ है वो हम कंप्लीट करते हैं, आपको समझाते हैं कि मस्कुलर ऑर्गन हमारी बॉडी में है, ये अटैच होता है लोअर जॉ से फ्रेनुलम के थ्रू। फ्रेनुलम क्या होता है, अगर आप अपनी टंग को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे अपर जॉ की तरफ को, तो आपको आगे एक स्ट्रेच फील होएगा, वो एक मसल होगी, वो फ्रेनुलम होता है। थर्ड पॉइंट, इट हैज सर्टेन पैपिला। पैपिला स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, PAPILLAI, पैपिला, विच हैव सर्टेन टेस्ट बड्स। टेस्ट टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जो पैपिला है वही टेस्ट बड्स होते हैं। नहीं, पैपिला एक अलग से चीज है जिसके अंदर टेस्ट बड्स होते हैं। तो अगर आप बोले कि इस टेस्ट बड्स को मैं बोलूँ कि अब मैं आपको एक फैक्ट बताऊं कि लेट सपोज ये हमारी टंग है, मैंने इसे टंग बता दिया, यहाँ पर हमारे पास टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ आगे हमारे पास टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें हमारे पास यहाँ बीच में भी टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं, और इधर भी टेस्ट बड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी टंग में। तो ये अलग अलग पॉइंट्स है जिधर हमारे पास टेस्ट बड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी टंग में, सॉरी। तो अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि यहाँ पर अलग अलग टेस्ट, तो मैं आपको एक अगर फैक्ट बताऊँ कि हमारी टंग में एक चीज़ के टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होते हैं। जैसे हमारे पास कई तरह का खाना होता है, सॉल्टी होता है, स्वीट होता है, सार होता है, स्पाइसी होता है। तो इसमें से किसका टेस्ट बड हमारे पास प्रेजेंट नहीं है? तो ये आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं, वैसे मैं आपको यहीं बता ही दूंगा कि हमारी टंग में स्पाइसी का कोई टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होता। स्पाइसी जैसे एक सेंसेशन, एक बर्निंग सेंसेशन देता है हमारे होल माउथ में। तो जो हमको मिर्च लगती है हमको जीभ पे नहीं लगती, हमारे को अपने जो साइड में जो चीक है, इनर चीक्स होते हैं, गाल के अंदर की जो खाल है, उस पर बर्निंग सेंसेशन होता है स्पाइसी का। हमारी टंग पे स्पाइसी लग ही नहीं सकता क्योंकि उसके टेस्ट बड्स ही प्रेजेंट नहीं है। तो जिसके टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होते वो हमको टंग पे फील नहीं होता। तो आज हमने बेसिकली इसमें बहुत सारी चीज़ें हमने इसमें कवर अप कर दी ऑलरेडी। तो अगर आप वापस से देखना हो कि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में क्या क्या हमने, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में आज हमने इसका फर्स्ट पोर्शन जो कि होने वाला था एलिमेंट्री कैनाल एंड माउथ, वो हमने आज इसका खत्म कर दिया। इसके आगे हम इसमें और जाएंगे। अब हम जो है धीरे धीरे माउथ से नीचे उतरने वाले हैं। डाइजेशन का देख लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेशन का प्रोसेसेस क्या होते हैं, मैंने इससे पहले दिखाया था वो वीडियो में। एलिमेंट्री कैनाल को फिर हमने जो स्टडी करा, मैंने आपको यहाँ भी दिखाया। फिलहाल हम जो है इस पोर्शन पे जाने वाले हैं। अब हमने यहाँ पर माउथ की तो बात कर ली, गलेट और ग्लॉटिस का मैंने आपको वहाँ समझा दिया, और अब इसोफेगस से खाना नीचे जाने वाला है। और
ईसोफेगस में हमको रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस देखने को मिलती है जो कि फूड को अलाउ करती है नीचे पुश करने के लिए। इतना और एक ये फाइनल हमारे पास इसमें पॉइंट था। बाकी हमने पूरा एलिमेंट्री कैनाल स्टडी करा अपने हिसाब से। आपको बेसिकली अगर डायग्राम शो होता है तो आपको यही बनाना है, या आप समझाने के लिए अपनी कॉपी में ड्रॉ कर सकते हैं एज इट इज गलेट और नोज और माउथ से लेके रेक्टम को दिखाते हुए। इसका नेमिंग आप खुद कर लेना। बाद में हमने देखा यहाँ पर हमारे पास कैसे कैसे प्रेजेंट है। ये होते हैं हमारे पास टंग, ये उल्वा होता है, इसको आपको ज़्यादा नहीं देखना। इसमें अलग अलग टाइप के हमारे पास डेंटिशंस गिवन है, इसमें भी दिखाया हुआ है। मैस्टिकेशन में हमारे पास दांत जो है काम करते हैं मैस्टिकेशन का। टाइप ऑफ डेंटिशन हमारे पास 3 टाइप का डेंटिशन है, थीकोडोंट, डायफायोडोंट, हेटेरोडोंट, वो भी हमने देखा। डेंटल फॉर्मूला और टंग क्या है वो भी हमने इसमें देखा कि डेंटल फॉर्मूला चाइल्ड के लिए क्या इस्तेमाल होता है और हमारे पास एडल्ट्स के लिए क्या इस्तेमाल होता है, ये आपको याद रखना है। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है कि एक पर्टिकुलर अडल्ट है, उसके पास ये दांत है, तो बताओ उसका टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होंगे। वो जब हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे तो वो वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करवा देंगे। टंग और जिसका दूसरा नाम लिंगुआ है, उसके रिलेटेड जो 3 पॉइंट्स हमारी एनसीईआरटी में गिवन है। और जौन सा टेस्ट बड ये एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी के पोर्शन का नहीं है। मैंने आपको आपके फैक्चर और जनरल नॉलेज के लिए बताया कि हमारी बॉडी में या हमारी टंग में स्पाइसीनेस जो होती है वो टंग में फील नहीं होती, वो हमारा बर्निंग सेंसेशन होता है साइड चीक्स का। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद